cash flow from operating activities, and this is the first discussion. हमने ये देखा है, डिस्कस किया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 हिस्सों में बनाई जाती है. The first one is the cash flow from operating activities, then the cash flow from investing activities, and finally the cash flow from financing activities. इन 3 हिस्सों में हम अपनी कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज का जायजा लेते हैं. To begin with, we'll talk about the operating activities. Operating activities में हम इससे पहले भी इस पर कुछ बात कर चुके हैं कि 3 चीज़ों को लिया जाता है बेसिकली विद अ माइनर एक्सेप्शन. यानी एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो भी अकाउंट्स आते हैं उनके ज़रिए से जो इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कंसिडर करते हैं. इसी तरीके से करंट एसेट्स के अंदर जो चेंज आ रही है उससे जो इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है उसको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेते हैं, और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर भी सिवाय शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के. दिस मीन्स दैट व्हेन वी मेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट विच इज़ अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, वी स्टार्टेड with the amount of net profit और net income. यानी हम यूं कह सकते हैं कि इसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर से शुरू करते हैं. अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर और कैश इनफ्लो बराबर हो जाए तो हमें इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. But as we have discussed that it is very rare that the amount of profit becomes equal to the amount of net cash inflow. And as a result, we need to make some adjustments. To begin with, we talk about non-cash expenses. Profit and loss account बनाते वक्त profit की figure calculate करने के लिए हम depreciation जो कि एक non-cash expense है उसको माइनस कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली इस एक्सपेंस से हमारी कैश आउटफ्लो नहीं होती. सो इन दिस इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेकिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जब हम प्रॉफिट की फिगर से शुरू कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस जिससे कैश आउटफ्लो नहीं हुई थी उसको हम वापस ऐड कर देते हैं प्रॉफिट की अमाउंट के अंदर इन ऑर्डर टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो. यानी इसे यूं समझना चाहिए कि अगर एक एक्सपेंस हमारे लिए कैश आउटफ्लो का बाइस नहीं बनता तो उसके ज़रिए से हमें कैश आउटफ्लो को कंसिडर नहीं करना चाहिए. लेकिन क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त हमने इसको रेवेन्यू में से माइनस कर दिया है तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम ऐड बैक करते हैं ताकि हम प्रॉफिट से कैश की फिगर तक पहुंच सकें. द सेकेंड वन इज अबाउट करंट एसेट्स. हम इसको किसी एक करंट एसेट की एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स रिसीवेबल्स या डेटर्स. जब हम सेल करते हैं और उस सेल के नतीजे में अकाउंट रिसीवेबल अराइज होते हैं तो उनसे हमें कैश इनफ्लो होती है. अगर हम कंपेयर करें कि साल के शुरू में हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस क्या था और साल के आखिर में हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस क्या है, तो हमें पता चलेगा कि क्या ये बैलेंस बढ़ गया या कम हुआ. अगर रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ गया तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि वो अमाउंट जो इनकम या रेवेन्यू की शक्ल में हमने ऊपर लिखी थी और उससे ये सपोज किया था कि कैश इनफ्लो हुआ होगा, उतना कैश इनफ्लो नहीं हुआ. यानी अगर फ़र्ज़ करें मैं फॉर एग्जांपल ये कहूँ कि रिसीवेबल्स जो हैं वो 10,000 की अमाउंट से बढ़ गए, तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि सेल्स में से 10,000 रुपीज़ हमें कैश की शक्ल में नहीं मिले बल्कि वो रिसीवेबल्स की शक्ल में हमारी बैलेंस शीट में मौजूद है. और अगर यही रिसीवेबल्स का बैलेंस कम हो जाए तो उसका इनडायरेक्टली मतलब ये है
कि सेल्स के ज़रिए जो रेवेन्यू हमने अर्न किया, न सिर्फ वो सारा का सारा कैश की शक्ल में हमें मिल गया, बल्कि साल के शुरू होने पर जो पैसा हमने लोगों से लेना था उसमें से भी हमें कुछ अमाउंट ऑफ कैश फ्लो जो है वो मिल गई है। तो हम जब हमारे करंट एसेट्स कम होते हैं तो उसे प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देते हैं, और अगर हमारे करंट एसेट्स बढ़ जाते हैं तो हम उसे प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसे उलट दें और अपनी करंट लायबिलिटीज़ का जायज़ा लें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी कोई करंट लायबिलिटी, मैं फिर एग्जांपल लेता हूँ अकाउंट पेबल की, यानी अगर हमारे अकाउंट पेबल बढ़ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो पैसा पे करना था इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स, उसमें से कुछ पैसा हमने पे नहीं किया, लेकिन ये अमाउंट एज एन एक्सपेंस और कॉस्ट हमारे रेवेन्यू में से पूरी माइनस हुई। लेकिन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ पेबल हमें बता रही है कि वो अमाउंट जो कॉस्ट की थी उसमें से कुछ अमाउंट कैश की शक्ल में पे नहीं हुई। तो अगर हमारी लायबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये है कि हम इसको अपने प्रॉफिट में कैश की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए ऐड कर देते हैं, और अगर ये कम हो जाए तो उसका ज़ाहिर है कि मतलब ये है कि हमने कुछ और अमाउंट जो है वो पे की है उससे ज़्यादा जो कि हमने गुड्स खरीदे थे। सो दीज आर द एडजस्टमेंट्स दैट वी मेक in the amount of our net profit and net income in order to calculate the cash flow from operating activities.